तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं किसी वायर की वजह से, इनफाइनाइटली एंड फाइनाइट लेंथ का कोई वायर होता था, चार्ज वायर, उसकी वजह से, और रिंग की वजह से फाइंड आउट कर चुके थे, रिंग के पोर्शंस की वजह से। तो अब अपन लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। ठीक है, तो वैसे तो अपन लोग निकाल चुके थे, कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर होता था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मान लो ये कोई कंडक्टिंग शीट है बेटा, ये कोई कंडक्टिंग शीट है, ऐसे लार्ज शीट है कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेट से इस पूरी शीट पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इस तरीके से, और इसकी वजह से अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक तो यहां और एक इसके अंदर, यहां दो पॉइंट मैंने ले लिए, एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट ले लिया बेटा Q। तो अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो देखो बेटा ऐसा है, इसमें दो सरफेस बनी, कंडक्टिंग शीट है, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। भाई अगर कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं तो एक सरफेस ये और दूसरी सरफेस ये। तो इस सरफेस पर चार्ज होगा, सॉरी चार्ज तो सरफेस पर ही रहेगा कंडक्टिंग शीट में, तो इस सरफेस पर चार्ज होगा और दूसरी वाली सरफेस पर भी चार्ज होगा, और इन दोनों चार्जेस की वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब भाई इस वाली सरफेस की वजह से, जो राइट में है कंडक्टिंग सरफेस, उसकी वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट डायरेक्शन में, और इधर जो लेफ्ट वाली कंडक्टिंग शीट है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि मान लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव भी चार्ज है तो भी दोनों की सेम डायरेक्शन ही आएगी। नेगेटिव होता तो लेफ्ट में चला जाता, क्योंकि चार्ज दोनों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग सरफेस पर। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होना चाहिए? अगर मैं कहूं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये बात क्लियर पता थी कि E1 जो आया था वो आ गया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो डिस्टेंस कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज द E1 प्लस E2। E1 और E2 को जोड़ देंगे अपन लोग, तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो बन जाएगा अपने पास में E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे में कहूं इस कंडक्टर के अंदर कितना होगा, तो भाई इस कंडक्टर के अंदर देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इधर भी होगा, तो इसकी वजह से इधर जो राइट में सरफेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया लेट से इधर E1, और इस वाले की वजह से इधर आया E2, और वैल्यू तो उतनी रहनी चाहिए लार्ज कंडक्टिंग शीट की वजह से, दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज 0। तो किसी कंडक्टिंग शीट की वजह से, कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंदर किसी कंडक्टर के वो क्या होता है बेटा, 0 होता है, और बाहर अगर अपन लोग निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर नॉन कंडक्टिंग शीट ली थी बेटा, तो नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो नॉन कंडक्टिंग थी, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता था हमेशा। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना बेटा। सो नेक्स्ट इज, अब हमें फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, कोई एक चार्ज्ड स्फीयर है, कंडक्टिंग है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। किसी कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
देखते बेटा, ध्यान दो। मान लो ये कोई चार्ज स्फीयर है और कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग है, मान भी लिया मैंने यहां पर चार्ज है पूरे में, तो ये चार्ज यहां रहेगा ही नहीं। इन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, पहली बात तो इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरी चीज, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इनके बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, अनस्टेबिलिटी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करेंगे तो अपने बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर होती है। तो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर भाग जाएगा ऐसे। तो ये सरफेस पर आ गया पूरा चार्ज, यहां यहां हर जगह ये सरफेस पर फैल गया। पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर आ गया। लेट्स से इसकी जो रेडियस थी वो r है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज surface charge density of this spheric sigma कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बच्चे जानते ही है क्या होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दो। अब इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इतने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकालना है पहले ये देख लो। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना भाई, एक तो यहां बाहर किसी पॉइंट पर, एक सरफेस पर और एक इनसाइड, ठीक है। तो बाहर कोई पॉइंट मैंने लेट कर लिया P है, सरफेस पर कोई पॉइंट मैंने लेट कर लिया S है, और इनसाइड मैंने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया Q है या R मान लिया, R तो रेडियस है, या इनसाइड कोई पॉइंट मैंने मान लिया A है। इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट P, S एंड A, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड आउट करना है बेटा, ध्यान देना जरा। तो पॉइंट P पर, पॉइंट P की यहां से डिस्टेंस कुछ लेट कर ली मैंने मान ली ये जो पॉइंट P है इसकी यहां से डिस्टेंस है बेटा स्मॉल r, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट P की डिस्टेंस हो गई इधर से, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, समझो अगर बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस पूरे चार्ज को एक जगह सेंटर्ड मानोगे भाई। इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा कहीं यहां पर, ठीक है। तो इस पूरे चार्ज को क्या करेंगे, इस पॉइंट पर सेंटर्ड मानेंगे और इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। इस पूरे चार्ज को एक जगह पर सेंटर्ड मानेंगे और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चार्ज पूरा का पूरा इस पॉइंट पर सेंटर्ड होगा, और इतने चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर बाहर किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था पॉइंट चार्ज की वजह से, उसकी वैल्यू तो आया करती थी, कितनी आती थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मैंने मान लिया Q है, अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज द r स्क्वायर। ये तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर आ गया। कहां पर निकाल लो बेटा, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हो गया कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R, उसकी रेडियस से ज्यादा है। यानी इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी अगर अपन लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर बनेगा P पॉइंट पर। अब मैं बात करूं कि S पर बताओ सरफेस पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में सरफेस पर ये जो स्मॉल r है बेटा वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के इक्वल हो गया, सो कैपिटल R स्क्वायर हो गया। ये सरफेस पर आ गया। अच्छा, अगर मैं सिग्मा के टर्म में इसे लिखना चाहूं तो भी लिख सकता हूं। सिग्मा के टर्म में बेटा कैसे लिखेंगे, Q क्या होता है, Q होता है भाई देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, सो Q इज व्हाट, सिग्मा इनटू एरिया, एंड एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया Q की वैल्यू भाई, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर इस पर फैला हुआ है। तो इसकी जगह मैं लिख भी सकता था, अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लिख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज द सिग्मा r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बोलता कि S पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो S पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये R कम होता चला रहा, किसके इक्वल हो गया,
एट पॉइंट एस यानी सरफेस पर, एट सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो सरफेस पर जो स्मॉल आर है वो हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। तो सरफेस पर जैसे ही पहुंचे वैसे ही स्मॉल आर को क्या रख दिया बेटा, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह जब कैपिटल आर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इक्वल टू, इसी में देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सरफेस पे। तो यहां अगर कोई चीज देखी जाए, वैसे यहां भी अगर देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, कोई चीज वेरिएबल है नहीं, इधर भी कांस्टेंट है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज कांस्टेंट। इनसाइड अगर बेटा किसी पॉइंट पर देखेंगे तो अंदर तो इसके कोई चार्ज है ही नहीं, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर देता है, तो अंदर यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, भाई किसको मैं सेंटर्ड करूं जब यहां पर कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इनसाइड अगर देखेंगे, इनसाइड का मतलब हो गया स्मॉल आर की वैल्यू बेटा लेस देन कैपिटल आर, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तब एक बच्चा बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट कर लिया कितना है, अब मुझे एक काम करना है, इसका ग्राफ और देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बना लेते हैं भाई, ग्राफ कैसे होगा, ध्यान देना बेटा। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E और R, E वर्सेस R ग्राफ बनाना है, तो E और R के बीच में ग्राफ अगर देखें तो एक काम करता हूं, मैं यहां स्फीयर बना दे रहा हूं, मैंने ये स्फीयर ऐसे बना दिया, स्फीयर में अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्फीयर में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, अंदर हमने निकाला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहा 0, ये रहा, ये 0 रहा। सरफेस पर पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कुछ हुआ कांस्टेंट, एक वैल्यू है यहां पर कांस्टेंट। उसके बाद आउटसाइड जब निकाल रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है बेटा, यहां पर देखो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, तो आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी आउटसाइड पहुंच रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये ग्राफ है। तो यानी मैं इसको अगर देखो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं ऐसे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, सेंटर से डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ बनेगा। यहां पर सरफेस की बात कर रहे थे तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया बेटा, सरफेस पर तो स्मॉल आर हो चुका है कैपिटल आर के, यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। चलो, तो ये तो कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी वजह से फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसे अगर मैं कहूं कोई स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो बात एक ही, क्योंकि स्फेरिकल सेल ले रहे हैं तो सेल पर क्या होगा बेटा, चार्ज तो पूरी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज conducting spherical cell, conducting और नॉन कंडक्टिंग दोनों एक ही बात, स्फेरिकल सेल। तो अगर किसी स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान देना बेटा, तब भी यही होगा, ऐसे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट से सिग्मा, तो चार्ज तो पूरा का पूरा सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सारी की सारी कहानी बेटा वही हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो एक बच्चा बोले कि सर ये आउटसाइड जो पॉइंट पी होगा, इस पी पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर,
ऐसे सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो निकाल चुके थे बेटा, कितना आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0, और ग्राफ की भी कहानी वही बनेगी जो इससे पहले मैंने बता दी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ तो हो जाएगा बेटा इस तरीके से, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो जरा, अब मैं ये बोलूं कि अपने पास में कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है। भाई देखो कंडक्टिंग था तो अंदर चार्ज जैसे ही रख रहे हैं तो वो चार्ज पूरा का पूरा, भाई उसे तो रास्ता मिल रहा है ना, कंडक्टर है तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। नॉन कंडक्टिंग कह देंगे तो चार्ज जहां पर है वैसे ही रहेगा। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि अपने पास में कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a non-conducting charged solid sphere. Electric field due to a non-conducting charged solid sphere. तो कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है अगर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्या होना चाहिए, ध्यान देना बेटा। तो देखो अब इसमें चार्ज जो है वो सरफेस पर नहीं जाएगा, भाई चार्ज जहां पर होगा वही रहेगा, सरफेस पर तो जाने का सवाल ही नहीं है। ऐसे चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, इसकी रेडियस है r। अब देखो बेटा इसमें तो थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, कौन सी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड लेट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इज रो, कूलॉम पर मीटर क्यूब। रो इज व्हाट, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहां चार्ज क्यू है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। We have to find the electric field at the point P, at point S on the surface and inside at point A. A, P और S इन पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r, ये स्मॉल r डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पर बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। मैं देखो बार बार वही बात बता रहा हूं कि ये जो चार्ज है पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना तो इस पूरे चार्ज को सेंटर्ड कर दो एक जगह, इस पूरे चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर दो, यानी सेंटर पर इकट्ठा हो गया और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो। बहुत आसान काम है, निकाल लेते हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आता भी था, कहां पर निकाल रहा हूं बेटा मैं, आउटसाइड किसी पॉइंट पर, आउटसाइड निकाल रहा हूं। आउटसाइड का मतलब हो गया ये जो स्मॉल है r है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q अपॉन में डिस्टेंस r²। एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो इसे रो की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो रो की फॉर्म में बेटा कैसे लिखेंगे, मुझे पता है कि रो जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी क्यू बाई बी। वॉल्यूम बेटा इस पूरे में जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कितना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, तो एक बच्चा बोले सर ये तो है क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। सो क्यू की वैल्यू तो आ गई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये बन गया। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर, सॉरी यहां पर स्मॉल आर इसका आर डिस्टेंस पर, तो ई पी की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू की जगह लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी इज रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। यानी पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होगा। अब कहां पर बताना है? एक बच्चा बोले सर सरफेस पर भी बता दीजिए। तो एट सरफेस अगर अपन लोग देखेंगे एट सरफेस, सो एट सरफेस का मतलब हो गया स्मॉल आर कम होते 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 कैपिटल आर के बराबर हो गया सरफेस पर पहुंच गए। तो स्मॉल आर की जगह बेटा यहाँ क्या लिख दोगे? कैपिटल आर। तो यहां से आ जाएगा एट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस, वो आ गया रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सो सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अब वही बच्चा पूछा कि नहीं सर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेंटर से यहां कोई डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से, तो एक बात याद आ रही, मैंने बताया था कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वो किसी चार्ज को सेंटर्ड करके बना रहे थे। अब देखो यहां तक तो चार्ज पूरा था, मैंने सेंटर्ड कर दिया, यहां तक चार्ज पूरा था, मैंने सेंटर्ड कर दिया। इधर आए तो इस पॉइंट के लिए चार्ज जो घेरे हुए ये वाली सरफेस जो है उसमें तो चार्ज इतना ही है, तो केवल अपन लोग इस वाले चार्ज को ही सेंटर्ड करेंगे जो यहां इस सरफेस पे ऐसे घेरा हुआ है। केवल इतने चार्ज को ही सेंटर्ड करेंगे, इतने चार्ज को। कर लेते हैं, जरा ध्यान देना। इस चार्ज को अगर अपन लोग सेंटर्ड करेंगे तो आ जाएगा, यहां का पहले चार्ज निकाल लेते हैं। मैंने कहा कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। और चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो चार्ज डेंसिटी बेटा है कितनी? Q अपॉन में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही तो ना। अरे यार चार्ज डेंसिटी सेम है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो तो है रो, एक यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है रो। इतने वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा? तो बच्चा बोले सर इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो और इसका वॉल्यूम है कितना? 4/3 पाई एक्स क्यूब। आर नहीं, अब रेडियस एक्स है, तो ये आ जाएगा इतने वॉल्यूम पर चार्ज, दैट इज द 4/3, मैंने चार्ज मान लिया क्यू डैश और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई एक्स क्यूब वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी रो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है मुझे एट पॉइंट ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज क्यू डैश अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। सो ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की वैल्यू हो गई बेटा 4/3 पाई एक्स क्यूब इंटू रो अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज कितना आएगा? बच्चा बोले सर ये तो आ गया रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। तो इनसाइड द स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है कि हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में बेटा लिखा जाए तो एक्स वेक्टर लिख दो, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। यहां तक बात क्लियर? अब ध्यान दो एक चीज, मान लो इसके अंदर कोई कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है। पहले तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं बेटा। ग्राफ क्या होगा समझो। इसका अगर ग्राफ देखें अपन लोग तो होगा क्या? मैं E और X के बीच का ग्राफ बना रहा हूं। इधर मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर मैं डिस्टेंस लिए ले रहा हूं X। जब मैं इनसाइड किसी पॉइंट पर देख रहा हूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है। सरफेस पर अगर देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, और आउटसाइड अगर देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या X डिस्टेंस मान लो तो X के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसका मतलब अंदर जब हम है यहां पर इनसाइड, मतलब x की वैल्यू जब तक r के बराबर है तब तक सरफेस पर नहीं पहुंच रहे, तो अंदर e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो e इधर x इधर, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो यहां से यहां तक बनेगी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सरफेस पर पहुंचे वैल्यू कांस्टेंट हो गई। उसके बाद क्या बनेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हाइपरबोला। इस तरीके से इसके बीच का ग्राफ आ जाएगा। अगर इस तरफ भी बनाना चाहोगे तो इधर भी ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बातें क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट मैं ये बोलूं कि अगर मान लो इसी के अंदर कोई कैविटी दे दी जाए, अगर इसके अंदर कोई कैविटी दे दी और कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए कितना होना चाहिए, ठीक है। क्या किया गया, इसके अंदर एक कैविटी दे दी, ध्यान देना बेटा। मान लो यही कोई चार्ज स्फीयर था, और उसके अंदर यहां पर कोई कैविटी दे दी, तो पूरे स्फीयर में तो चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और इसकी चार्ज डेंसिटी तो रो है। लेकिन कैविटी के अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज लेट r एंड चार्ज डेंसिटी इज रो कूलॉम पर मीटर क्यूब। मैंने मान लिया कि इसका सेंटर है O एंड सेंटर ऑफ द कैविटी इज O डैश। यहां पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस कैविटी के अंदर, ये कैविटी को दे दी और इस कैविटी के अंदर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान दो, कैविटी से इस पॉइंट को मिलाने वाला एक वेक्टर होगा इधर की तरफ, वेक्टर OP, वो सेंटर से O डैश से P पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर ये रहा इधर की तरफ, O डैश, O डैश P, और इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाला वेक्टर ये रहा अपने पास में O डैश। अब देखो क्या प्लान है अपने पास। प्लान ये है कि मैं ये मान के चलूं कि कैविटी नहीं है, और कैविटी नहीं है तब इस चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, और फिर कैविटी में भी अगर चार्ज होता तो उसके भी अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं रो के टर्म में, और पूरे वाले से इतने वाले को माइनस कर देता हूं, क्योंकि यहां से चार्ज निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। भाई इसकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कैविटी की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अगर कैविटी पे चार्ज होता तो कैविटी वाले को माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। वेक्टर फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। क्लियर बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर बेटा क्या होना चाहिए, ध्यान दो। एट किसी भी पॉइंट पर, किसी स्फीयर में पूरे में चार्ज है और उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, अभी अभी निकाला अपन लोगों ने, और वो चीज तो होती थी रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां से सेंटर से वाली डिस्टेंस यानी OP, और वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो OP वेक्टर। ऐसे कैविटी भी तो एक स्फीयर, अगर इसमें चार्ज हो रहा था, चार्ज था तो उसको तो बाहर हम लोगों ने निकाला है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास में कितना बेटा, रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी O डैश P की वेक्टर फॉर्म। कॉमन क्या है, बच्चे बोलेंगे सर आसान सी बात है, कॉमन तो यहां पर हो गया EP वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा OP वेक्टर माइनस O डैश P वेक्टर, यही तो आ गया भाई। कॉमन क्या आ गया बेटा, OP वेक्टर माइनस O डैश P वेक्टर। अब समझो जरा OP वेक्टर क्या, O डैश P वेक्टर क्या। अगर मैं इसी ट्रायंगल में देखूं, कौन से वाले में, इसे मैं इक्वेशन 1 लेट किए ले रहा हूं, और देखता हूं मैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल O डैश P, इस वेक्टर जरा लिख के देखो,
ध्यान देना बेटा जरा, ये वाला वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर। मैं कहूं अगर ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या ओ डैश प्लस ओ डैश पी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, चाहे इधर से डायरेक्ट जाओ चाहे ऐसे जाओ। ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओपी ओ डैश पी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। तो यहां से ओ डैश ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर, इससे इसे माइनस कर दिया, इक्वल टू क्या आना चाहिए ओ डैश वेक्टर। यहां पर क्या लिखा बेटा, ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर, क्या इसकी जगह ओ डैश वेक्टर लिख सकते हैं? बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल सर, इसकी जगह तो ओ डैश वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर दैट इज द ओ डैश वेक्टर। ये बन गया। मैंने मान लिया कि ओ डैश की जो वैल्यू है, वो जो डिस्टेंस है वो है ए, तो ओ डैश वेक्टर की जगह मैं ए वेक्टर भी लिख सकता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पर कैविटी के अंदर जो आएगा वो बेटा आ जाएगा रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और ए वेक्टर। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी पॉइंट इसमें कैविटी के अंदर कहीं पर भी हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख सकता हूं इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट where we have to find electric field. It depends only on cavity, only on distance between centers of the sphere and cavity. Depends only on distance between center of cavity and sphere। स्फीयर और इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं अगर ये बोल देता, बेटा ध्यान दो, कुछ मैं ऐसा बना देता डायग्राम, ऐसे बना देता। ये चार्ज स्फीयर और ये रही कैविटी। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रिक। अब इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब यार दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो पॉइंट कहीं पर भी उससे थोड़ी मतलब है। मतलब तो बेटा था डिस्टेंस बिटवीन कैविटी, सेंटर ऑफ कैविटी एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर। और अगर कॉन्सेंट्रिक हो गए तो इनके सेंटर के बीच की तो डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 0। और अगर इनके बीच की सेंटर के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई तो कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। यही काम तो हो रहा है यार। इसको मैंने ऐसे करके पूरा ऐसे खींच दिया था कि स्फेरिकल सेल बन गई या रिंग बन गई, उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो वो तो 0 आता था। तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा? 0 होगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते ध्यान देते। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, लार्ज सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ an uniformly charged conducting large cylinder। तो अगर कोई अपने पास में यूनिफॉर्मली ऐसे
चार्ज्ड कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर है, तो ये तो बात क्लियर है कि इसकी अगर मैं कहूं कि इसमें चार्ज कहाँ होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर चार्ज कहाँ होगा, चार्ज तो पूरा का पूरा सरफेस पर रहेगा, चार्ज अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग है। जैसे कंडक्टिंग वर्ड आएगा तो चार्ज पूरा का पूरा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसकी सरफेस के ऊपर, तो इसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चारों तरफ सरफेस पर ऐसे। अब हम लोग को फाइंड आउट बेटा करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसी पॉइंट पर और इनसाइड किसी पॉइंट पर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट द सरफेस एंड एट इनसाइड द एनी पॉइंट, ठीक है। ए, लेट्स से ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि मैंने ये इसका एक्सिस हो गया और इसके एक्सिस से P पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान ली स्मॉल r है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। फिर से वही कहानी मैं दोहराऊंगा। कहानी क्या समझो, कहानी बेटा ये है कि हम लोग एक कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे, और मैंने कहा किसी अगर बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इस चार्ज को इकट्ठा कर दो। मान लो एक वायर, सिलेंडर तो एक वायर जैसे बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, तो बच्चा बोलेगा कि सर ये तो वैल्यू मुझे पता, और वो कितनी होती थी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r। लेकिन यहाँ लैम्डा तो है नहीं, यहाँ तो पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। मैंने कहा इसकी चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। तो लैम्डा को फिर इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, सिग्मा में। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, कर लेते कन्वर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कन्वर्ट करें समझो, ध्यान देना बेटा। अगर मैं मान लू यहां से यहां तक की लेंथ L है, तो सिग्मा तो होगा बेटा Q अपॉन में एरिया A, यानी सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपॉन में L लेंथ का सिलेंडर, उसका एरिया कितना होना चाहिए। एक बच्चा बोले सर एरिया तो कर्व सरफेस एरिया होगा जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 पाई RL हो गया, R मतलब इसकी रेडियस कैपिटल R। सो क्यू बाई एल क्या होता है, बच्चा बोले सर क्यू बाई एल तो मुझे पता है बहुत अच्छे से, ये तो लैम्डा होता था, तो सिग्मा इक्वल टू ये क्यू बाई एल की जगह लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर। सो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर। गिवन तो बेटा सिग्मा होगा ना, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इसकी जगह ये वैल्यू डालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज लैम्डा की जगह सिग्मा इंटू 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r। यानी कि बाहर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, बच्चा बोलेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नहीं होगा, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, ठीक है। सरफेस पर अगर बात की जाएगी तो सरफेस पर बेटा क्या होगा, स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो जाएगा, तो एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r बाई r, कैंसिल 1 बचा ये आगे। इनसाइड किसी पॉइंट पर चार्ज बेटा अंदर है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, सारे कैंसिल कर देंगे दूसरे को, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो हो जाएगा 0। अब एक बच्चा बोले सर ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा, तो एक ग्राफ भी बना दीजिए। चलो भाई बना लेते हैं इसका एक ग्राफ, क्या होगा ध्यान देते बेटा। तो इसका अगर ग्राफ अपन लोग बनाएंगे तो आ जाएगा कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में। जब हम लोग आउटसाइड निकाल रहे हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0,
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, सरफेस पर वैल्यू हो गई कांस्टेंट, और आउटसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या हो रहा था बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ऐसे इधर भी बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक होता है। ये बन गया इसका ग्राफ, ये सरफेस पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल। चलो यहां पर इसकी वैल्यू है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। चलो बेटा नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब मान लो ये कंडक्टिंग ना होता, नॉन कंडक्टिंग होता तो क्या होता। तो बेटा अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आउटसाइड तो उतना ही रहेगा क्योंकि पूरे के पूरा चार्ज हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हाँ इनसाइड जरूर चार्ज इसमें रहेगा भाई, कंडक्टिंग में तो सारा चार्ज सरफेस पर चला जा रहा है, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सरफेस पर तो नहीं जाएगा, यानी अंदर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, और अंदर अगर चार्ज रहेगा तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged non-conducting solid cylinder। कोई यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ध्यान देते बेटा। मान लो ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज तो इसमें थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे मुझे किसी पॉइंट पी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इनसाइड किसी पॉइंट सरफेस पर, यार ठीक है कांस्टेंट वैल्यू आती है, इनसाइड किसी पॉइंट पर निकालना है। इनसाइड पॉइंट मान लिया मैंने, लेट्स से ए। इन दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यार पी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो मैंने बताया था पूरा का पूरा चार्ज इधर है, तो इसे तो एक वायर मान लिया जाएगा, और वायर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। बस यहां पर एक चीज है कि इधर सरफेस पर चार्ज नहीं पहुंचेगा, पूरे पूरे वॉल्यूम में रहेगा, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लगानी। कौन सी लगानी बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो। तो इधर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी लेट से रो कूलॉम पर मीटर क्यूब है, ये है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। मैंने मान लिया यहां से ये डिस्टेंस जो है वो तो स्मॉल आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर अपन लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज व्हाट। बच्चे बोले सर ये तो चार्ज ऐसा इकट्ठा होकर के एक वायर जैसा बिहेव करेगा, तो वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, और वो तो होता था यार लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ये आता था। कोई दिक्कत नहीं यार। फिर तो लैम्डा दिया ना, यहां तो चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो के टर्म में कैसे लिखे, तो वही अपने पास में आइडिया बेटा, पहले रो को लिखना चालू करो। सो रो इज व्हाट, रो का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंड अगर मैंने इसकी लेंथ बेटा एल मान ली तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए बेटा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बेटा एल है नहीं, मैंने इतने पोर्शन की केवल मान ली, वो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। क्यू बाई एल बेटा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होती थी लैम्डा, तो रो इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन में पाई आर स्क्वायर। सो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज रो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये लैम्डा हो गया। इस लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा रो इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और कैलकुलेट करना है यार, निकाल सकते हैं इसमें भी।
यहां पर बेटा पूरा चार्ज नहीं है, यहां पर तो पूरा चार्ज है ही नहीं इसके पास में जिससे वायर बनाया जाए। क्या करेंगे, इतना सिलेंडर लेंगे सिर्फ, इतना चार्ज। मैंने मान लिया ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, इस बार में इनसाइड किसी पॉइंट के लिए स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी, आउटसाइड के लिए स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इतने में क्या वॉल्यूम होगा भाई, वो इतने में क्या चार्ज होगा, पूरा चार्ज मान करके यहां पर क्या मानेंगे, वायर मान लेंगे, वायर की वजह से फिर से कैलकुलेट कर देंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल क्लियर प्लान है अपने पास में। तो यार इसमें चार्ज कितना होगा ये निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत बड़ी बात तो है नहीं, मुझे पता है इसकी चार्ज डेंसिटी रो, एंड चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या था बेटा, चार्ज डेंसिटी रो का मतलब क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो तो है रो। तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इस वॉल्यूम में चार्ज बेटा पता कर लेते हैं। इस वॉल्यूम में तो चार्ज क्या होना चाहिए, ये वाला वॉल्यूम क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम यहां से यहां तक अगर अपन लोग लिखेंगे, मैंने लेट कर ली, ये वाली लेंथ है, चलो तो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, बच्चा बोले सर वॉल्यूम तो हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। इस पर चार्ज बताओ कितना होगा, तो इस पर चार्ज बेटा कितना हो जाना चाहिए, इस पर चार्ज तो हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये चार्ज आ गया क्यू डैश। एंड लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज क्यू डैश अपॉन में लेंथ। सो लैम्डा कितना हो जाना चाहिए, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में एल, एल से एल कैंसिल, सो लैम्डा आ गया अपने पास में रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इनसाइड के लिए मैं निकाल रहा हूं सारी चीजें। तो इनसाइड किसी पॉइंट पर अब फिर से क्या हुआ, इस चार्ज को मैंने इकट्ठा किया, एक वायर बन गया, इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होता था, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। अब यहां लैम्डा की वैल्यू क्या है, बच्चे बोलेंगे सर रो इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आ गया अपने पास में लैम्डा की जगह रो इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर। पाई से तो पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, so electric field at point A that is the rho upon में 2 epsilon naught times of r, और मैं तो लिख दूंगा r वेक्टर। क्यों ऐसा लिखा पता बेटा, इसलिए लिख दिया, अगर मान लो यहां पर एक मैं ऐसी ही एक कैविटी दे देता सिलेंड्रिकल और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता किसी भी पॉइंट पर कैविटी के अंदर, तब भी वही कहानी दोहराता मैं जैसे अभी स्फीयर में दोहराई थी, आगे देखेंगे उसे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। चलो अब नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज थिन सीट की वजह से तो निकाल चुके थे, अब अपन लोग निकालेंगे थिक चार्ज सीट को। भाई देखो थिन सीट थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे, कोई थिन सीट थी उसकी वजह से आया था रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा इसलिए आया था क्योंकि उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ था। थिक सीट की अगर बात करेंगे बेटा तो चार्ज कहां पर फैला होगा, तब केवल वॉल्यूम में थोड़ी ना फैला होगा, तब तो चार्ज थ्रू आउट, वो केवल सरफेस पर थोड़ी ना होगा, थ्रू आउट वॉल्यूम चार्ज होगा। कंडक्टिंग सीट के, नॉन कंडक्टिंग की बात अगर करेंगे तो अपन लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज चार्ज थिक सीट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a large charged thick sheet। ड्यू टू अ लार्ज चार्ज्ड थिक सीट, ठीक है। तो कोई लार्ज चार्ज थिक सीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये देख लेते हैं, ध्यान दो बेटा। ऐसे पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अब ये थिक सीट है तो इसकी थिकनेस मैंने लेट कर ली डी है, ये इसकी थिकनेस हो गई डी। होगा क्या, होगा बेटा ये, मैं इसका एक काम करता हूं, ये वाला सामने वाला पोर्शन ऐसे बना देता हूं, ऊपर किसी भाई अगर ये ऐसे करके थिन सीट होती थी, थिन सीट की वजह से यहाँ पर कितना आता था बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। थिक सीट है तो पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी तो होगी रो कूलॉम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मैं इतने वाले की एरिया ले रहा हूँ, बाकी ऐसे गायब कर दे रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन इसका देख रहा हूँ ऐसे, ये मैंने क्रॉस सेक्शन देखा इसका। इस सीट की थिकनेस हो गई स्मॉल डी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब क्या काम करें, तो अब बच्चे के दिमाग में आया सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो इस पूरे चार्ज को, ये पूरा चार्ज जो है ऐसे करके, ये पूरी सीट है, इस पूरे चार्ज को मानेंगे कि ऐसे इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो ये तो थिन सीट की तरह बन गई, और किसी थिन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो तो आता था इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा तो है ना इसकी चार्ज डेंसिटी, इसकी चार्ज डेंसिटी तो रो है, कैसे कन्वर्ट करें, सिंपल सी बात है। सर रो क्या होना चाहिए बताओ जरा, बच्चा बोले सर रो तो होना चाहिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्यू अपॉन में भी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, और ये वाली थिकनेस, यानी इस वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं अपन लोग क्यू अपॉन में ए इंटू थिकनेस डी। क्यू अपॉन ए क्या होगा, बच्चा बोलेगा सर क्यू अपॉन ए तो सिग्मा है, सो रो इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई डी। अब सिग्मा की वैल्यू हमें पता लगे, रो की फॉर्म में कितनी आ गई, रो इंटू डी। ये वैल्यू उठा के रख तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ चुका है अपने पास में बालक, एट पॉइंट पी इज सिग्मा की जगह रो इंटू डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये भी पता लग गया। अब ये कहा जाए कि ये तो बाहर निकाला सर आपने, अगर इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जाए तो क्या होगा, तो चलो भाई कोई बड़ी बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकाल लेते हैं अपन लोग, कितना होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर, चलो निकालते हैं, ध्यान दो बेटा। तो इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, मान लो ये है, क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं, ये चार्ज सीट है जिसकी थिकनेस है डी, जिसकी थिकनेस है डी। अब यहां पर बना दिया, आधा आधा इसे डिवाइड कर दिया, ये वाली डिस्टेंस हो गई बेटा d/2 और ये भी हो गई d/2। इसके बीचों बीच से यहां पर कोई पॉइंट अंदर ले लिया बेटा a, जिसकी डिस्टेंस इधर से x, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इस ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो देखो यहां पर 2 थिक सीट बनेगी, एक थिक सीट होगी इसके ऊपर, ये 2 थिक सीट में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गई ये वाली थिक सीट और दूसरी हो गई ये इतनी बड़ी यहां से यहां तक ये वाली थिक सीट, 2 थिक सीट हो गई, एक ये छोटी सी, एक ये। तो ऊपर वाली थिक सीट पॉजिटिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इधर, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने मान लिया E1 है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस तरफ E2। अब जरा मैं E1 E2 लिखना चाहता हूं, तो बेटा E1 दो E2 अगर लिखना चाहोगे तो E2 तो इस वाले की वजह से, और E1 लिखना चाहोगे इतनी थिक सीट की वजह से। तो E1 जो है क्या होना चाहिए, अभी मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, रो इंटू डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रो ऐसे ही लिख दिया, चार्ज डेंसिटी थी, डी की जगह अब इसकी थिकनेस कितनी है, इतने वाले की जिसकी वजह से E1 है, इसकी थिकनेस बेटा कितनी है,
कितनी होगी भाई, dy2 से x को माइनस कर दिया, कितना होना चाहिए, dy2 माइनस एक्स, ये आ गई अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E2 क्या होना चाहिए, इस पूरे की वजह से होगा तो dy2 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो E2 की तो वैल्यू आ गई रो इंटू dy2 प्लस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं कहूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज E2 माइनस E1, E2 इज व्हाट, रो इंटू dy2 प्लस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो इंटू dy2 माइनस एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन है, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटा, dy2 प्लस एक्स माइनस dy2 माइनस माइनस प्लस एक्स, dy2 से तो dy2 कैंसिल, सो ये आ गया रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो इनसाइड आ रहा है वो कितना आ गया, रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। ये वैल्यू आ गई, यहां तक बात क्लियर है। चलो, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें समझ में आ गई होंगी। चलो बेटा कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नॉन यूनिफॉर्मली वाली सारी चीजें पढ़ेंगे और फिर बहुत अच्छे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। केवल एक पूरा लेक्चर जो होगा वो फिर न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। चलो, तो मान लो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि ये कोई कंडक्टिंग क्यूब है, ये कोई क्यूब है जो कंडक्टिंग है, ये कोई कंडक्टिंग क्यूब है जिसका सेंटर है ए, ए इज द सेंटर ऑफ क्यूब। ए क्या है, ए इज द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग क्यूब। कोई कंडक्टिंग क्यूब है, उसका सेंटर है बेटा ए, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस दूर एक चार्ज है स्मॉल क्यू। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज induced on the surface of the cube। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से इसकी सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सेंटर पर, एट द सेंटर। अब समझो क्या होगा भाई, कंडक्टिंग क्यूब है तो मान लो यहां प्लस क्यू चार्ज था, तो इसकी पूरी सरफेस पर माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो पूरा का पूरा माइनस क्यू इसकी सरफेस पर। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो तो जीरो होता था, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज व्हाट, जीरो। कैसे हो सकता है बेटा, जीरो ऐसे हो सकता है तो दो वजह से आएगा, एक तो इस पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा पूरी सरफेस पर नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड at the induced charge for the electric field due to induced charge at the surface, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इक्वल टू आएगा माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये तो बेटा वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो सीधे सीधे लिख सकता हूं, माइनस साइन हट जाएगा, तो इंड्यूस की वजह से उतना ही आएगा जो इस चार्ज की वजह से।
और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, बच्चे बोलेंगे सर इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0, ये वाला चार्ज अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, खत्म। वही इंड्यूस की वजह से। मेरे ख्याल से छोटी सी बात समझ में आ गई। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अपने पास में कोई एक लार्ज थिन कंडक्टिंग सीट है, नॉन कंडक्टिंग, एक कोई लार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग सीट है ऐसे, और उसके अंदर एक रिंग है, मतलब उसके अंदर ये यहां पर मैंने एक पार्ट जो है रिमूव कर दिया, सर्कुलर पार्ट एक रिमूव कर दिया, जिसकी रेडियस है r। तो इसका मतलब चार्ज तो केवल इतने पोर्शन पर ही रहा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है बेटा, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे जस्ट ऊपर एक कोई पॉइंट है P, जिसके यहां से डिस्टेंस है इस रिंग, वो ये जो पोर्शन सर्कुलर पोर्शन है इससे R, इसके सेंटर से R। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this arrangement। इस अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। कोई प्लान है अपने पास में? हाँ बच्चा, प्लान है। क्या प्लान है यार? प्लान ये है कि अगर मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पूरी सीट पर मैं चार्ज मानूं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और इस वाले डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दूं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो आना चाहिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। और डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन पर ही तो कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला हम लोग को याद था। क्या था भाई? देखो ये सीट है, सीट की वजह से तो आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर तो आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में, एक्स की जगह यहाँ स्मॉल आर है, अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है? बच्चे बोले सर कॉमन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये और ये टर्म कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया, समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल बेटा लास्ट, तो ऐसा है कुछ न्यूमेरिकल। ये कोई स्फेरिकल सेल टाइप की है, जिसमें यहां पर 2 चार्ज फिक्स कर दिए गए, कैपिटल Q, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट। उसमें इसकी रेडियस है R, नॉन कंडक्टिंग है, सॉरी इसकी रेडियस है R, और इससे कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस दूर एक कोई चार्ज है स्मॉल q, जो भी रेस्ट में। तो अब होगा क्या बेटा, इस पर लगेगा फोर्स, और अगर इस पर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान सा खेल है, निकाल सकते हैं। क्या होना चाहिए,
इस पर फोर्स लगेगा, ये चार्ज बेटा माइनस क्यू, इस पर फोर्स लगेगा एक तो इधर और एक लगेगा इधर। मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो फोर्स तो इक्वल आएंगे। ये भी एफ, ये भी एफ। मैंने लेट कर लिया, ये वाला एंगल थीटा है, तो साइन वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स पूछा गया कितना होगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, माइनस क्यू चार्ज पर कितना होगा। सिंपल सी बात निकाल लेते, क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू कितना हो जाएगा बेटा, साइन वाले टर्म कैंसिल, इधर एफ साइन थीटा आएगा, इधर भी एफ साइन थीटा आएगा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। कौन सा बचेगा बेटा, कॉस थीटा। तो नेट फोर्स आ जाएगा 2f कॉस थीटा। लिख देते वैल्यू इसकी। फोर्स कितना होगा 2f। बच्चे बोलेंगे सर 2f, f की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q इंटू क्यू अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा ये x, ये रही r रेडियस, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, √r² प्लस x² का स्क्वायर, यानी कि r² प्लस x²। cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा होगा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज इज r² प्लस x² की पावर 1/2। ये नेट फोर्स आ गया। आगे नेट फोर्स की वैल्यू F नेट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल, सो आ गया कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ x r² प्लस x² की पावर 3/2। एक बच्चा बोले सर ये बताओ ये मोशन कौन सा होगा, तो बेटा होगा क्या, यहाँ पर ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगेगा इधर, ये फोर्स बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता, इधर पहुंचे, थीटा कितना हो चुका है, जब यहां पहुंचे फोर्स ऐसे ऐसे लगने लगा, थीटा कितना हो गया 90, और थीटा 90 तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो नेट फोर्स तो 0। तो यहां नेट फोर्स 0 लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर पहुंचा, वेलोसिटी कम होती गई भाई, फोर्स तो इधर लगना चालू हो जाएगा, वेलोसिटी कम होती गई, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई 0, फिर से इधर की तरफ एक्सेलरेशन चालू होगा, फिर नेट फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर नेट फोर्स मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, यानी इधर इधर ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ऑसिलेटरी। तो अभी तो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अगर यहां पर ये कह दिया जाए कि भाई एक बात बताओ, ये अगर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इफ ऐसा बोला जाए कि x की वैल्यू जो है वो मच मच लेस देन r, अगर x की वैल्यू r से बहुत कम है, तो अगर कम है तो इसे यार नेग्लेक्ट कर दो, इसे नेग्लेक्ट करोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, सो नेट फोर्स आ जाएगा कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r3, यहाँ स्क्वायर 3/2 r³ इंटू x। अब बच्चा बोले अब क्या हुआ, तो यार ये फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया। जब कंडीशन होती थी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये कंडीशन थी बेटा किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन बन गई। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है, तो एक बच्चे ने बोल दिया सर अब तो टाइम पीरियड भी निकाल के बता दो, तो निकल आएगा यार। अगर इस चार्ज का मास m है तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r³ इंटू x। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन तो हो गया कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल r³ इंटू m इंटू x। अच्छा SHM में कंडीशन ये होती थी a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू x, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, चमक गया, ये वैल्यू तो ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर अगर है सो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया बेटा, ओमेगा स्क्वायर तो हो गया Q इंटू क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r³ इंटू m, देन ओमेगा इज व्हाट, तो ओमेगा क्या होगा समझते हैं। तो ओमेगा बेटा क्या हो जाएगा यार, सो ओमेगा हो गया अंडर रूट ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ r³ इंटू m। ओमेगा क्या होता था, बच्चा बोले सर SHM में पढ़ चुके, तो ओमेगा तो 2 पाई अपॉन में t था, और वो वैल्यू आ गई कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू m। सो टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड इज 2 पाई
अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम अपॉन में कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। अब एक बच्चे के दिमाग और चला थोड़ा खुरापाती दिमाग। उसने सर अगर ये एसएचएम कर रहा है, अगर ये एसएचएम कर रहा है और टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई है, तो मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसकी इक्वेशन लिखनी है। सो नेक्स्ट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत चालाक बच्चा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। बच्चा बोला बड़ी बहुत छोटी बात है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 होती थी। तब तक दूसरा बच्चा बोले सर इसमें भी चालाकी कर सकते हैं, मैं इसकी जगह a cos ओमेगा t लिखूंगा। तो a cos ओमेगा t क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट से चलना चालू हो रहा है, यानी t इक्वल टू 0 पर ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और अगर एसएचएम में कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर एक्सट्रीम पर होता था तब तो cos ओमेगा t लिखी जाती थी, यानी इक्वेशन इसकी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। a मतलब एम्पलीट्यूड इसका, एंड एम्पलीट्यूड बेटा यहां क्या होगा? सो एम्पलीट्यूड जिस पोजीशन से इसे छोड़ा जा रहा है, x तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट तो मैं x की जगह डिस्प्लेसमेंट x ना मान के कुछ और मान लूं, मैं y माने ले रहा हूं, और कहां से छोड़ा जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड तो हो गया x, और क्या बन जाएगी cos ओमेगा t। ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं बेटा, वो वाली वैल्यू उठा के रख दोगे, यानी y इक्वल टू आ जाएगा x cos ओमेगा इज व्हाट अंडर रूट ऑफ कैपिटल क्यू इंटू क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम इंटू टाइम। एक बच्चा बोले सर इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो। कोई बड़ी बात नहीं यार, वेलोसिटी तो आ ही जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वेलोसिटी भी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो, तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन लोग इसके अच्छे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।